This is lecture number 3rd of chemical equilibrium, and in this part we are going to study about Kp, Kc and Kx more in detail, right? देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने Kp, Kc और Kx का रिलेशन पढ़ा था कि Kp, Kc और Kx को कैसे कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखते हैं। एक बार मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देता हूं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोगों ने पढ़ा था Kc के टर्म्स में, Kp के टर्म्स में और Kx के टर्म में। तो ये फॉर्मूला आता था, राइट? गैसेस और एक्वस के लिए ये, सिर्फ गैसेस के लिए प्रेशर और एक मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी लिखते थे, और फिर हम इन सब के बीच में रिलेशन पढ़ते थे। इस लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे कि Kp, Kc और Kx का यूनिट कैसे लिखते हैं। तो यूनिट लिखने के लिए आप इस रिएक्शन को देखिए, M1A प्लस M2B गिव्स N1C प्लस N2D। इसमें अगर आप Kc लिखिएगा तो Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहां से हमने लिख लिया। अब C जो प्रोडक्ट है इसका कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, तो मोलैरिटी टू पावर N1, मोलैरिटी टू द पावर N2, सिमिलरली M1 और M2। तो यहां से अगर हम M कॉमन लेते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा। तो अब आप देखिए ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में आपके पास डेल्टा एनजी है। डेल्टा एनजी मतलब कोफिशिएंट ऑफ, टोटल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, ये डेल्टा एनजी है। तो यूनिट ऑफ केसी आ जाएगा मोलैरिटी टू द पावर डेल्टा एनजी। सिमिलरली जब आप केपी निकालिएगा तो यहां एटीएम रखिएगा, क्योंकि प्रेशर एटीएम में रखते हैं, और यहां पे सेम यहां पे आ जाएगा। तो केपी का यूनिट हो जाएगा एटीएम टू द पावर डेल्टा एनजी। डन। और अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखते हैं तो याद रखिएगा इट इज यूनिटलेस। तो केसी का यूनिट ये, केपी का यूनिट ये, और केएक्स का यूनिट यूनिटलेस। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक रिएक्शन आपके पास गिवन है 3O2 गिव्स 2O3। आपको O3 का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, O2 का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, और आपसे पूछा है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि O2 का O3 में कन्वर्जन, उसका जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट आपको इतना गिवन है। आपसे पूछा है फाइंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यानी O3 का O2 में कन्वर्जन। आपको पता है अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट raised to the power their stoichiometric coefficient and concentration of reactant raised to the power their stoichiometric coefficient। और Kc आप लास्ट क्लास में पढ़ के आए थे, वो होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो प्रोडक्ट क्या है, O3 का स्क्वायर, O2 का क्यूब। अब ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है तो यहां से Kc आ जाएगा, और Kc और Kf और Kv में ये रिलेशन होता है। Kf आपको गिवन है तो Kb आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक केमिकल रिएक्शन है, इसमें देखिए ये जो है सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, पर H2O गैस है। इसका Kp आपको गिवन है क्वेश्चन में। आपको पूछा है फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट इक्विलिब्रियम, यानी इस वाटर का वेपर प्रेशर निकालना है। अब आप क्या करिए, ये जो रिएक्शन आपको गिवन है इसका आप Kp लिखिए। तो Kp क्या होगा, प्रोडक्ट का प्रेशर रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का प्रेशर रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और Kp, Kc, Kx किसी में भी हम सॉलिड और लिक्विड, प्योर लिक्विड को कंसीडर नहीं करते हैं, तो ना तो इसको कंसीडर करेंगे ना इसको कंसीडर करेंगे। तो ये रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट तो कुछ है ही नहीं, 1 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में सिर्फ और सिर्फ वाटर का प्रेशर रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। Kp आपको गिवन है तो यहां से प्रेशर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि इस रिएक्शन के लिए कौन सा ऑप्शन चाहिए। अब आप देखिए, जैसे ही इस रिएक्शन को आप देखते हैं तो सबसे पहले आप डेल्टा एनजी कैलकुलेट करिएगा। डेल्टा एनजी क्या होता है, टोटल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, यानी 2 - 3, तो डेल्टा एनजी -1 आ गया। अब जैसे ही डेल्टा एनजी -1 आया तो मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि अगर डेल्टा एनजी लेस देन 1 है तो केसी Kp से बड़ा होता है, क्योंकि आपने रिलेशन पढ़ा था Kp इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा एनजी। अगर डेल्टा एनजी 1 से कम हुआ यानी जो Kc होगा दैट विल बी ग्रेटर देन Kp। अब आप ऑप्शन चेक करिए, अगर Kc Kp से बड़ा है
इसका रेशियो केपी अपॉन केसी वो लेस देन 1 होगा, यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है ये आपके पास एक रिएक्शन है A + 2B गिव्स 4C, इसका केसी आपको गिवन है और बोला है कि ये रिएक्शन 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन पे ये रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, बोला है देन कैलकुलेट केपी एट द सेम टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ आर। केसी गिवन है, केपी निकालना है, आपको पता है केपी और केसी में रिलेशन यूज करिएगा, केपी इक्वल टू केसी RT टू द पावर डेल्टा एनजी। अब आप इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी कैलकुलेट करिए। अगेन वापस से मैं आपको बताता हूं डेल्टा एनजी क्या होता है, टोटल स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट यानी 4 माइनस टोटल स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट यानी कि 3। तो डेल्टा एनजी आपके पास 1 आ गया, तो यहां डेल्टा एनजी 1 रखिएगा। आर के टर्म्स में आंसर आना है, टी आपको 27 डिग्री सेल्सियस था, केल्विन में चेंज किए, केसी आपको गिवन है तो आपके पास केपी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन इस क्वेश्चन में आपको ये रिएक्शन गिवन है, PCl5 गोज टू PCl3 प्लस Cl2। आपसे पूछा है कि वो टेम्परेचर बताइए जब 2 Kp इक्वल टू Kc। ठीक है, तो आपको पता है केपी और केसी में रिलेशन होता है, केपी इक्वल टू केसी RT टू द पावर डेल्टा एनजी। पहले आप इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी निकालिए, टोटल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट यानी 2 माइनस 1, तो डेल्टा एनजी आपके पास 1 आ गया। अब 2 केपी केसी के बराबर है तो केसी की जगह पे 2 केपी रखिए और फिर जब इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपके पास टेम्परेचर आएगा 1/2R। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था 1/R का वैल्यू आप रखिएगा 12.18, इसको याद भी रखना है तो आपके पास टेम्परेचर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा, इसका क्या एप्लीकेशन है, कैसे इसको यूज करते हैं वो सीखिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने पढ़ा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एट इक्विलिब्रियम। अब देखिए ध्यान से सुनिए, अगर ये बेसिकली ये जो हम अभी बात करेंगे ये प्रैक्टिकल डाटा है जो एनसीईआरटी में गिवन है, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया। ध्यान से सुनिए, अगर केसी बड़ा है, आप इस रिएक्शन रिलेशन से देखिए, अगर केसी बड़ा है तो यानी इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। और सिमिलरली अगर केसी कम होगा तो इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। तो यही हम बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि एक रिएक्शन में प्रोडक्ट ज्यादा है या रिएक्टेंट ज्यादा है। तो ध्यान से सुनिए, अगर केसी का वैल्यू, ये प्रैक्टिकल डाटा है, 10⁻³ से ज्यादा है यानी 1000 से ज्यादा है केसी का वैल्यू, तो ये इसको हम बोलते हैं वेरी हाई वैल्यू ऑफ केसी। और अगर केसी का ज्यादा वैल्यू होगा तो इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा। बहुत क्लियरली हम इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। और अगर केसी का वैल्यू 1000 से कम है, बहुत कम है, लेस देन 10⁻³ -3 मतलब 1/1000 से भी कम है, इसको बोलते हैं वेरी लो वैल्यू ऑफ केसी। अगर केसी का वैल्यू लो हो गया तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। और अगर केसी का वैल्यू जो है 1/1000 से 1000 के बीच में है, तब इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। तो ये डाटा जो है आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट आप इसका एप्लीकेशन देखिए, अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन में K का वैल्यू यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन में प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा होगा। और प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा होगा यानी इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया है। अगर केसी का वैल्यू, केसी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। केसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। तो अगर केसी ज्यादा हुआ तो यानी प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा यानी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और इस केस में कहेंगे कि जो प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर केसी कम है, केसी कम मतलब रिएक्टेंट ज्यादा है, रिएक्टेंट ज्यादा है तो रिएक्टेंट ज्यादा है यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तभी रिएक्टेंट ज्यादा होगा, यानी रिएक्टेंट विल बी मोर स्टेबल। तो इसको लिख लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी हम पता कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कि हायर द वैल्यू ऑफ के इंडिकेट्स मोर स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड लोअर वैल्यू ऑफ के इंडिकेट्स मोर स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला आपको H2O2 के साथ रिएक्ट करके एक ऑक्साइड बनाता है, इसका K1 यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको गिवन है। अगेन X2 हाफ O2 के साथ रिएक्ट करके H2O बनाता है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है। आपसे पूछा है
पहला पार्ट, विच ऑक्साइड इज मोर स्टेबल। ऑक्साइड कौन है, ये, और ये कौन है, प्रोडक्ट। तो इनडायरेक्टली आपसे पूछा कि प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया था कि केसी होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जिसका केसी ज्यादा उसका प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी ज्यादा। तो बताइए इसमें किसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है, इसका, यानी एक्सो ऑक्साइड विल बी मच मच ग्रेटर देन X2O ऑक्साइड। स्टेबिलिटी की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा, इन विच रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन विल बी मोर। अच्छा, इसमें पूछा है कि इन दोनों में से रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन किसमें ज्यादा होगा। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है और रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है। तो रिएक्टेंट ज्यादा कब स्टेबल होगा, जब केसी का वैल्यू कम होगा, और केसी का वैल्यू किसमें कम है, सेकेंड वाले में। तो यानी बी वाले रिएक्शन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सुनिए। मान लीजिए एक रिएक्शन आपके पास A+B गिव्स C+D, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। अब जैसे ही आप इस रिएक्शन को इन्वर्स करते हैं, उल्टा लिखते हैं, C+D गिव्स A+B, तो आप ध्यान दीजिएगा जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा ये पहले वाले का इन्वर्स होगा। याद रखिएगा हमेशा कि एक रिएक्शन को उल्टा लिखिएगा तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उल्टा हो जाएगा, 1 वो हो जाएगा। दूसरा जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड रिएक्शन। अब ये सुनिए, ये क्या है। अगर आप क्या करते हैं इस रिएक्शन में, मान लीजिए आपने 2 से मल्टीप्लाई किया या किसी n नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, मान लेते हैं जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो पहले वाले का पावर में चल जाएगा। जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई किए तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो k² हो जाएगा। तो अगर आप एक रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं n नंबर से तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओल्ड का n पावर में चल जाएगा। और सिमिलरली जब आप डिवाइड करते हैं किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो 1/n टाइम्स में चला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर आप दो रिएक्शन को ऐड करते हैं, मान लीजिए इन दोनों रिएक्शन को ऐड करते हैं, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो K1 इंटू K2 लिखेंगे। ठीक है, ये सब पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो क्या क्या पॉइंट है, मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर में जाएगा, पावर में जाएगा। डिवाइड करते हैं 1/n में जाएगा। दो रिएक्शन को ऐड करते हैं K1 इंटू K2 करेंगे। दो रिएक्शन को आप सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आप डिवाइड करिएगा, ये भी याद होना चाहिए। दो रिएक्शन को ऐड करते हैं तो मल्टीप्लाई करिएगा, दो रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें बेसिकली डिवाइड कर दीजिएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला 2A+B गिव्स 2C, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 100। फिर आपको बोला कि C गिव्स A+12B, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। अब आप इस दोनों रिएक्शन को ऑब्जर्व करिए, क्या ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के इन्वर्स हैं। हमने क्या किया है, इसी रिएक्शन को इन्वर्स कर दिया, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इस पहले वाले रिएक्शन में 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें रिएक्शन में 2 से डिवाइड करिएगा तो यही रिएक्शन आएगा, और उल्टा कर रहे हैं। तो पहले देखिए, अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 100 तो पहले इसको उल्टा करेंगे तो ये 1/100 में चला जाएगा। और फिर हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो इसका हो जाएगा 1/2। हम पढ़ के आए हैं। तो ये देखिए कि इक्विलिब्रियम 1/K1 टू द पावर हाफ, K1 कितना है 100, तो आपके पास आंसर आएगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखिए, C+2H2O गिव्स CO2+2H2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, और अगेन इसको इसके साथ तो K2 है। ध्यान से देखिए, तो आपको बोला है कि जब इस रिएक्शन को लिखेंगे तो K3 बताना है। पहले देखिए इस K3 को कैसे लाएंगे। जो आपके पास डिजायर्ड इक्वेशन गिवन है उसको देखिए। डिजायर्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखिए। इसमें रिएक्टेंट कार्बन ये है, तो ये कार्बन कहां से आएगा, इस रिएक्शन से, और ये रिएक्शन सही लिखा हुआ है क्योंकि कार्बन हमको रिएक्टेंट साइड में ही चाहिए। फिर CO2 भी चाहिए रिएक्टेंट साइड में, तो अगेन इस रिएक्शन में भी CO2 इस समय। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड होगा, और जब भी दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ऐड करते हैं तो वो मल्टीप्लाई होगा, तो यानी K1 इंटू K2 होगा, तो आपके पास ये मिलेगा। पर जब आप इसको ऐड करिएगा तो आपके पास ये दोनों भी ऐड होंगे और ये भी ऐड होंगे। ठीक है, और आपको 2CO चाहिए प्रोडक्ट में, तो 2CO चाहिए प्रोडक्ट में, पर इस रिएक्शन में देखिए CO का 1 ही पार्ट है, तो इस रिएक्शन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
K2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपके पास 2CO आएगा प्रोडक्ट में। और अगर आप एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके n पावर में जाता है, तो यहां आ जाएगा 2। तो आपके पास जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो आएगा K1 इंटू K2 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, S प्लस O2 SO2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2, SO3 SO2 हाफ O2 K3, H2O SO3 H2 SO4 K4। आपको बताना है कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए। तो अगेन वापस से क्या टारगेट है, जो डिजायर्ड इक्वेशन आपके पास गिवन है इसमें आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को पहचानिए। इसमें रिएक्टेंट है H2, ये कहां से आएगा, इस रिएक्शन से, तो यानी कि ये तो ठीक है रिएक्टेंट साइड में ही है। S कहां से आएगा, इस रिएक्शन से, अगेन ये रिएक्टेंट साइड में भी है। तो आप क्या करिएगा, इन दोनों को ऐड करिएगा तो H2 प्लस आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करिएगा तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई कर दिए। फिर SO3 यहां पे है, और अब आप देखिए इसमें ऑक्सीजन चाहिए रिएक्टेंट साइड में, पर इसमें जो ऑक्सीजन है वो प्रोडक्ट साइड में है, और प्रोडक्ट साइड में है तो आप क्या करिएगा, इस रिएक्शन को उल्टा लिखिएगा तभी आपको प्रोडक्ट साइड में आएगा। तो इस रिएक्शन को उल्टा लिखिए, इस रिएक्शन को जैसे ही उल्टा लिखिएगा तो जो K3 है वो इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। और H2SO4 चाहिए आपको प्रोडक्ट में, तो इस रिएक्शन में देखिए प्रोडक्ट में है तो K4 तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास डिजायर्ड नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P गिव्स Q K1, 1/3 R गिव्स 1/3 Q K2, 2R गिव्स 2S K3। आपको इस P गिव्स S इसका आपको K4 बताना है। तो P किससे आएगा, इससे, यानी कि K1 तो ठीक है। फिर S किससे आएगा, इससे, पर यहां S हमें 1 चाहिए, पर यहां S क्या है, K3 में S क्या है, 2 से डिवाइड है। तो आप क्या करिएगा, इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड करिएगा, और जैसे ही 2 से डिवाइड करिएगा तो K3 का पावर हाफ हो जाएगा, क्योंकि एक रिएक्शन को डिवाइड करते हैं तो वो 1/n में जाता है। तो यानी K1 और K3 को ऐड करेंगे और K3 में 2 से डिवाइड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड करेंगे तो 1/2। और फिर क्या करेंगे, इसमें आपको क्या करना है, जब आप इस दोनों को ऐड करिएगा, इस दोनों को, तो आपके पास क्या क्या ऐड होगा, P प्लस 2R और Q प्लस 2S, ठीक है। पर हमें चाहिए P और S ही चाहिए, तो P प्लस R, R क्या होगा, R चाहिए, तो इस रिएक्शन को आप क्या करिएगा, उल्टा करिएगा, क्योंकि यहां प्रोडक्ट आएगा यहां रिएक्टेंट आएगा तभी R कैंसिल होगा, तो इसको उल्टा करिएगा तो K2 उल्टा में जाएगा और 3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके K2 द पावर क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टेम्परेचर कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट करता है। याद रखिएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर ही इफेक्ट करता है। अभी जो हम पिछले में पढ़ के आए हैं वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट नहीं करता था, वो तो एप्लीकेशन था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर इफेक्ट करेगा, ठीक है। बाकी और कोई फैक्टर, दुनिया में और कोई फैक्टर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट नहीं कर सकता है। और ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इफेक्ट है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर का इफेक्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, इसको हम डिटरमाइन करते हैं वेन टॉप इक्वेशन से। वेन टॉप इक्वेशन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। एक तो वेन टॉप इक्वेशन इस फॉर्म में याद होना चाहिए, ln k माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। एक इसका बेसिकली डिफरेंशिएशन फॉर्म dy/dt ऑफ ln k डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर, और इसका ये फॉर्म log k2 अपॉन k2 k1 इसको डेल्टा एच अपॉन 2.303 r इंटू 1/t1 माइनस 1/t2। बेसिकली T1 टेम्परेचर पे K1 लेंगे और ये टेम्परेचर लो लेंगे, T1 को हमेशा लो लेंगे, और K2 T2 पे लेंगे, T2 हमेशा हाई लेंगे टेम्परेचर, ठीक है। और जब आप इसको बेसिकली इसका लॉग खोलिएगा तो log K2 अपॉन K1 क्या हो जाएगा, log K2 माइनस K1, और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ऐसा आएगा। तो ये रिएक्शन, ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए।